और हम मेनोपॉज के हवाले से बात कर रहे हैं, पेरी मेनोपॉज के हवाले से भी हमने इससे बात की क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है और कुछ हमारी लिमिटेशंस भी हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें खुल के आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये नेचुरल है। अगर ये कुदरती है, ये नेचुरल है, तो अब इसका नेचुरल तरीके से हम इसको डील कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये डिजीज़ नहीं है, ब्रेक में भी बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे इसका इलाज कैसे करना है, क्योंकि ये नेचुरल एक प्रोसेस, एक टाइम एक ऐसा आना ही है, तो हमने इसको डील कैसे करना है? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये नेचुरल है प्रोसेस, लेकिन जो प्रोसेस के साथ बीमारियां आ रही हैं बुढ़ापे की, वो नेचुरल नहीं है। अब जो नई डेफिनेशन मेनोपॉज की आई है वो कहते हैं मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें आपके जितने डायबिटीज़ और आपके जो विसरल फैट होती है, जिसमें हम हाइपर इंसुलिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल था, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपका कोलेस्ट्रॉल पहले कंट्रोल था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपका थायराइड पहले कंट्रोल था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। हर एक में हर अलामात नहीं आते। प्लीज़ हमें ये सोचना होगा कि हर एक में कुछ में कम आते हैं, कुछ में ज़्यादा। ये मतलब नहीं कि आप ये सुनकर ये कहें कि ओ ये चेकलिस्ट मेरे में भी आ रहा है, मेरे में, आप डर जाएं। नॉलेज इज़ पावर। इग्नोरेंस, जो हम कहते थे ना पुराने ज़माने में, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। जहालत, कम इल्मी किसी तरह से भी नेमत नहीं है। आपको अपने आप को अवेयरनेस करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अब अगर आप ये कह देते हैं कि नेचुरल तरीके से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन इसको कहते हैं सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, जिसका मतलब होता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप सप्लीमेंट से अपनी सिम्टम्स कम कर सकते हैं। इसको कहते हैं सिम्टम को कम करना। जब आपके हॉट फ्लैशेस आते हैं, जब आपकी नींद नहीं आती, जब आपको पैल्पिटेशंस होते हैं, कानों में सीटियाँ आती हैं, स्किन ड्राई हो रही होती है, हेयर फॉल हो रहा होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपकी तलवों में दर्द होता है, आपके निकल्स में दर्द होता है, आपकी जो तेज धड़कता है, आपके हार्ट पैल्पिटेशंस। ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, जी अच्छा शायद आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, स्लीपिंग पिल्स ले लें, एंटी डिप्रेशन ले लें, पिछले कोई हिस्ट्री नहीं थी और 40s में ये सिम्टम्स हो रहे हैं आपके, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम। आपने इस बंदी को लाइफस्टाइल की तरफ लगाना है। लाइफस्टाइल में आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, जैसे आप कहते हैं कि आपकी बैग में होते हैं सारी चीज, ब्लैक कोहोश, शतावरी, ये सारा लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें, जितना मसल होगा उतनी एनर्जी होगी, उतना आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। नींद को अच्छा करें, स्ट्रेस को अच्छा करें, ये हो गई आपका लाइफस्टाइल। बट दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर थोड़े बेहतर होंगे, इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है। फ्लेमेजिंग, एजिंग के साथ इन्फ्लेमेशन। प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ, लेने पड़ेंगे आपको जाके 65 के बाद, 60s के बाद आपको डिजीज़ आना शुरू होगी उस इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया था अपनी 40s में या मेनोपॉज में। अब क्या है जी कि ऑस्टोपीनिया, बोन्स अंदर से खोखली होती हैं। मेनोपॉज में 50% खवातीन को जो है ऑस्टोपीनिया होता है, 1 in 2। 2 औरतें अगर बैठी हैं मेरे सामने, उनमें से एक को ऑस्टोपीनिया होगा और ऑस्टोपीनिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेनोपॉज के अंदर जो हड्डियों को प्रोटेक्ट कर रहा था हार्मोन, वो खत्म हो गया। तब ये सोचना कि कोई पता चलता है कि जी वो एकदम से गिरी और उनकी हड्डी वो गिर जाएंगी तो और उनका बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। जी। अब अगर बोन फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर हो गया 65 में जाके, तो फिर क्या होगा? विद इन, क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि विद इन 6 months उनका 4 में से 1 खातून की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो इमोबल हो जाएगी। वो जब चेयर पे बैठ जाएगी और हिले जिलेगी नहीं, उसका मसल मैस खत्म होगा। मसल मैस खत्म होगा, उस डिजीज़ को कहते हैं सार्कोपीनिया। अब ये सुनने में बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, हर एक को हर चीज़ नहीं होगी, लेकिन इसी तरह औरतों का जब मेनोपॉज में जो एस्ट्रोजन आपके हार्ट को बचाता है हार्ट डिजीज़ से, 65 में जो खातून है उसको हार्ट डिजीज़ उसी तरह मेनोपॉज के बाद उसका लेवल वही हो जाता है जो आदमियों को होता है। आप कहते हैं ना आदमियों को मेनोपॉज जो होता है, आदमियों को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है, औरतों को नहीं होता। मेनोपॉज के बाद आपके हार्मोन जो थे प्रोटेक्ट कर रहे थे, ख़त्म। अब आपको भी हार्ट डिजीज़ या हार्ट का दौरा उस तरह ही पड़ेगा। और क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि जब औरत को हार्ट डिजीज़ का दौरा पड़ता है 65 में, तो वो पहले ही अटैक में जहाँ बक हो सकती है एज कम्पेयर टू मैन। आदमियों को 1-2 चल पड़ते हैं। ये ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, जो खोखलापन हड्डियों का फ्रैक्चर, हार्ट डिजीज चल पाता कि लेट्स टॉक अबाउट अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज का प्रोसेस जो है 45 की एज में, अगर आप इंसिडेंट्स देखें अल्जाइमर डिजीज का, 20% खवातीन को एज कम्पेयर टू मैन
आदमियों को 10% होता है, आदमियों औरतों को 20%। ये प्रोसेस जो होता है आपका स्टार्ट पहले हो जाता है। 65 के बाद जाके आपको अल्जाइमर डिजीज़ होती है, जो कि आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस जिसे कहते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन वाला हार्मोन ख़त्म हो गया था। आपको ये चेंजेस 50-60s में नहीं आनी, कुछ को 65 में, कुछ को 75 में। अब अगर जितने भी कैंसर थे आपके, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, जितने आपके हेड टू टो जो कैंसर्स थे, वो सारे इन्फ्लेमेशन की वजह से उनका रिस्क हाई हो जाएगा। अब अगर क्यों? क्योंकि जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो आप कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, आपके ब्रेन को न्यूरो प्रोटेक्टिव होते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, बोन्स को बचाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपके कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अब अगर आप ये कहें जी कि हमारी दादी नानी जो थी वो तो बड़ी हेल्दी थी, बहुत सेहतमंद थी। बाय द वे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप पीछे जाएं 100 साल पहले तो, और उससे भी 200 साल पहले, तो वो थी 34। ये स्टैट्स हैं, ये फैक्ट है, ये साइंस है, हम हवा में नहीं बात कर रहे कोई। उसके बाद अगर 2 साल पहले पीछे चले जाएं तो 34 से वो 44 हो गई थी। और औरतें मेनोपॉज के अंदर इतनी देर जिंदा नहीं रहती थी। कोई एक दादी जिंदा रह ली, नानी जिंदा रहेगी 60 साल तक, वो 60 साल में फौत हो गई। आपने कहा जी उसको बीमारी कोई नहीं थी, वो तो बड़ी हेल्दी थी। आजकल की औरत 50 में जाके जवान हो रही है, शादियां कर रही हैं, बच्चे 40 में पैदा कर रही हैं। मेनोपॉज अगर आपको हो जाएगा तो उसके बाद जो बीमारियां आएंगी, नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड कि मुझे आंटी को मेरा वजन ज्यादा हो जाए, मेरी स्किन खराब हो जाए। तो ये अगर आप नहीं लेंगे हार्मोन्स, अगर आप उसके कैंडिडेट हैं, ये नहीं है कि हर बंदा हार्मोन ले, लाइफस्टाइल कम्स फर्स्ट। लेकिन देखिए मैं वही देख रही हूँ कि बल्कि पहले ज़्यादा अगर लाइफस्टाइल में कहते जो चीज़ें कंज्यूम करती थी वो बहुत नेचुरल होता था, लेकिन आपने कहा जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी एज की लिमिट बढ़ रही है। हाँ। अब एजिंग जो है, हम कहेंगे जी कुदरती अमल है, लेकिन जो एजिंग के साथ बीमारियां आ रही हैं, हम कहते नहीं है अल्लाह मियाँ हमें चलते फिरते लेके चला जाए, हम किसी के ऊपर मोहताज ना हो। आप कैसे मोहताज नहीं होंगे अगर आपने वो वाली डिजीज का 20 साल पहले नहीं सोचा? और ये आपको डिजीजेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग भाई 20 साल पहले आपको करना है। ये स्लो प्रोसेस है जो स्टार्ट होगा इन्फ्लेमेशन का, और उसमें आपकी गट भी इन्वॉल्व है। क्योंकि टाइम शो का टाइम भी था, मुझे बताएं क्विकली हम अपनी डाइट में ऐसी क्या चीजें ऐड करें कि ये कल जो मेनोपॉज हमें होगा, जो विच इज नेचुरल, विच हैज टू हैपन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को मेनोपॉज ना हुआ हो? पूरे इसमें अगर आपका XX क्रोमोसोम है, हर औरत को जिसका XX क्रोमोसोम है, सबको होना है, सबको होगा। तो जब आपको होना ही है तो उसको डील कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, और मतलब आई मीन क्या क्या चीजें खानी, मैं सबसे इस पे बात करूंगी। मदिया मेरे साथ कॉलर मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। मदिया क्या पूछना चाहेंगी? मैं मदिया, मेरे 2 क्वेश्चन हैं डॉक्टर साहब से। जी जी। एक तो मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरे पीरियड्स, अभी मेरी एज है 53 इयर्स, ठीक है जी जी। तो मेरे पीरियड्स तकरीबन 3 मंथ्स हो गए हैं कि वो स्टॉप हो गए। तो मुझे ये पूछना था कि अब्रप्टली वो स्टॉप हो जाते हैं, ये भी ठीक है या फिर मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? एक चीज। और दूसरी चीज ये कि जैसे आज मुझे ये पूछा था, आजकल जैसे बच्चों में मतलब पीरियड अर्ली आना शुरू हो गए ना। जी जी। मेरी बेटियां जैसे हैं तो उनको तकरीबन 11-12 इयर्स में आ गए थे। तो इनकी जो है वो इनका मेनोपॉज भी मतलब जल्दी होगा या इसका कोई ताल्लुक नहीं होता उससे? अच्छा। और ये 2 चीज, मेरे तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। दूसरा उसके अलावा जो आपकी मैंने कॉल देखी थी, बहुत से लोगों ने कॉल की हुई थी कि जिनके मतलब फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, बच्चे नहीं है जैसे ना। जी जी। तो मैं उनसे ये शेयर करना चाहूंगी कि मेरी भी शादी के तकरीबन 16 इयर्स के बाद मेरे बेबीज हुए थे, ठीक है, और वो बिल्कुल नेचुरली हुए थे। उससे पहले मैंने कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा, तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब उसका मुझे कोई हासिल नहीं था। लेकिन मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया, दूसरा स्टेप ये है कि अपने जहन को जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स रखें, अपने आप को किसी चीज में बिजी करें और अल्लाह पे यकीन के साथ जो है ना हर चीज जो करें वो अल्लाह पे यकीन के साथ करें। बिल्कुल सही बात। हम बिल्कुल ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि जितना आप सर पे सवार करते हैं उतना ही आपके लिए फिर मुश्किल होता है कंसीव करना। अच्छा, मैं जैसे उन्होंने कहा कि एकदम से तो क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, देखिए मदिया को एक तो मैं ये कहूँगी कि मेनोपॉज जो है ना एक्चुअली रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस होता है। मेनोपॉज आप अपने आप को उस वक्त लेबल करें जब आपको 1 साल तक पीरियड नहीं आया। इनको जैसे अभी 3 महीने हुए हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि एब्रप्टली गायब हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो होता है ये ग्रेजुअल जाता है। मे बी 4 महीने बाद एक आ जाएगा, मे बी 6 महीने के बाद एक आ जाएगा, मे बी 8 महीने के बाद एक आ जाएगा, एंड देन इवेंचुअली जब 1 साल तक पीरियड नहीं आता है
देन यू कॉल कि अब मैं मेनोपॉज फेज में आ चुकी हूँ एंड पोस्ट मेनोपॉज फेज में आ चुकी हूँ. दैट इज़ वन थिंग. दूसरा इनका जो क्वेश्चन था कि इनकी बच्चियों को थोड़ा अर्ली मेनार्की जो है पीरियड शुरू जल्दी हुए हैं. वैसे 11-12 इज़ अ स्टैंडर्ड, इट्स नॉट रियली इतना अर्ली नहीं है. लेकिन मेनार्की और मेनोपॉज जेनेटिक्स का भी उसके अंदर काफ़ी लिंक होता है, लाइफस्टाइल का भी होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी होता है, प्लस जेनेटिक्स का भी होता है. तो अक्सर आप देखें कि ये पूछा जाता है कि आपकी मदर को मेनोपॉज कब हुआ था. जिन बच्चियों को जल्दी लड़कियों को या औरतों को जल्दी मेनोपॉज हो जाता है उनकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है जल्दी मेनोपॉज की. सो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज अर्ली मेनार्की हुआ तो अर्ली ही मेनोपॉज होगा. तो इनका अपना इनबिल्ड और दूसरे फैक्टर्स भी उसके अंदर होते हैं. सही, ठीक है. अच्छा, डाइट वैसे आपने क्या अपनी डाइट में वो तब्दीली की? जब सीड्स का तो आपने बता दिया हमें. हाँ, और क्या क्या खाती हैं? मैं आधा परिंदा हूँ मैं. वैसे वेट कितना आपने गेन किया? मेरा लेट्स से अगर पहले 58 से 60 तो होता था, अब 64 हो गया. तो आपने ज़रा इसको सर पे सवार तो नहीं किया? नहीं, नॉट एट ऑल. मैंने बताया था ना, थैंक्स टू माय मोमानी, शी सेड नेचुरल है, सुकून करो, सर पे नहीं सवार करना. मैंने इसको कभी उस तरह सर पे सवार नहीं किया. ओह माय गॉड ये हो गया. इट्स ओके. मस्कुलर स्पैज़म्स भी होते हैं, मेरी फैमिली को पता है, दे हेल्प मी आउट. वो मना कर रहे थे, यार ये मत जाले साफ करें, फिर आप कहेंगी मेरा बाजू ये हो गया. बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, आई कीप माई सेल्फ बिजी. सो आई डू स्ट्रेच योगा की फॉर्म में या कार्डियो की फॉर्म में आई डू एक्सरसाइज. आई टेक टाइम, जब 5 मिनट 10 मिनट हो निकालती हूँ. जैसे ना वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. हाँ. बहुत ज़्यादा फ्राइड और शुगरी स्टफ जो है दैट आई स्टे अवे फ्रॉम. कोई फिजी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं, बिल्कुल नहीं. सादा पानी पीती हूँ, चाय कॉफ़ी बहुत कम. और पानी का भी बात करती कि आपने पानी का इंटेक बढ़ा दिया. पानी बहुत इंटेक, बिकॉज आपके मसल हेल्थ आपकी डिपेंड ही हाइड्रेशन पे करती है. कम पानी पियेंगे तो हर दूसरे दिन आपको ये मसले. मैंने अपने 2 फ्रोजन शोल्डर्स खोले हैं, मैं खुशी से बता रही हूँ, खुद अपनी एक्सरसाइज पे. और मैं गई भी डॉक्टर पे ना, एक पॉइंट आता बना है डॉक्टर पे चले जाओ. मैं गई तो उसने कहा देखें उसका ये है, आप आ जाएं फिजियोथेरेपी. मैंने कहा भाई मैं रोज़ ड्राइव करके नहीं आ सकती. उसने जब मुझसे बात की ना तो कहता है आप खुद ही खोल लेंगे, आई नो आप ठीक कर लेंगी. और अल्लाह का शुक्र है खुल गया बाजू. अब आजकल मैं प्लांटर फाशियाटिस के साथ लड़ रही हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा. तो ये चीज़ें होती हैं और ठीक हो जाती. ये सारा यहाँ की गेम है. चावल रोटी ज़रा कट डाउन, अगर 1 रोटी खाती थी आधी कर दी है. चावल बहुत थोड़ा, 2 से 3 टेबल स्पून, या कभी बहुत ही पुलाव शलाव हो तो 1 प्लेट खा भी लेती हूँ, लेकिन उसको बैलेंस कर ले. फाइबर ज़रूर मैं ऐड करती हूँ, चाहे इसबगोल ले लूँ या चाहे फ्रूट्स की वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल ज़रूर खाती हूँ. थोड़ा सा फ्रूट भी कार्ब्स हैं, शुगर है, सो हाथ रोक के. तो अल्लाह का बड़ा करम है. आई एम हैप्पीली एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ माय लाइफ. हाँ, आई एम हैप्पी. हाँ, आई थिंक एवरीवन शुड. लेकिन उसको डील कैसे करना ये. अच्छा, क्या मैं जैसे पूछी कि क्या चीज़ खुराक में क्या चीज़ अपनी ऐड करें? अच्छा, खुराक भी वो वाली लेनी चाहिए जो आपके एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाती है. वो प्लांट बेस्ड होती है, फाइटोएस्ट्रोजन, जिसमें ब्रोकली सब्जियां आ जाती हैं. उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम करती है, जिसमें हम कहते हैं अदरक और हल्दी वाली चीज़ें, ब्लैक पेपर, भरपूर है. एब्सोल्युटली. और उसके साथ आपने ये भी देखना होता है कि एक गुड अमाउंट ऑफ जो फैट होती है, क्योंकि उससे आपके हार्मोन्स बन रहे होते हैं, एवोकाडो जैसी चीज़ें. और फर्मेंटेड, बताइएगा, आपने कहा अदरक और हल्दी, हम इसको खानों में पका हुआ खाएं या फिर हम अलग से दूध में हल्दी डाल दें, अदरक चबाने, क्या करना है? सप्लीमेंट्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उसकी वो ख़त्म ना हो ना उसके असर. और उसके बाद आप ये देखें कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड और प्रिमरोज, ऐसी चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं. और फिर आपने एक्सरसाइज भी करनी होती है, उससे आपका मसल बन. लेकिन ये भी बता दें कि प्रिमरोज के लिए भी ये है कि एक सर्टेन एज के बाद आप उसको रोज लें. हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करने के लिए इनिशियली इन द स्टेज ऑफ प्रिमरो हम देते हैं इसको. और जब हम कोई हार्मोन स्टार्ट करते हैं तो ये एनेक्डोटल एविडेंस होता है, जिसका मतलब होता है कि ये हिकमत और वो वाली चीज़ें हैं जो सदियों से चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसर्च नहीं है. तो आप सिर्फ पीयर रिव्यू से सीखते हैं कि अच्छा इस आंटी का काम कर गया, इनका काम कर गया. टेलीविजन पे कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे क्योंकि दिमाग में बैठे हुए कि स्किन अच्छी होगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, जो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल हो जाएगी. तो इसके पास बहुत पीछे वो नहीं होती रिसर्च, लेकिन आप चूंकि इस्तेमाल करके थोड़े अरसे के लिए इट हेल्प्स यू ना सर्टेन
सर्टेन एक्सटेंट में। उसके बाद जो आपने फाइबर और फर्मेंटेड फूड, गट की हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है इस एज के अंदर। जिस तरह उन्होंने कहा फाइबर, फर्मेंटेड फूड में आपके कीफर, किमची, सावरक्रॉट, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। एप्पल साइडर विनेगर, अचार वाली चीज़ें आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी करती है, वो आपकी ओवरऑल आपकी हेल्थ इससे योगर्ट, कीफर बड़ी विनेगर में आपकी जो ये चीजें यहाँ पे पाकिस्तान लोकली नहीं मिलती ना। व्हाट आई डू इज अदरक लेके और मैंने कच्ची हल्दी लेके उसको छील के उसको ग्राइंड करके तो वो आइस ट्रे में मैंने जमा ली हुई है। तो एक क्यूब डाल के विद लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, बिकॉज उसके बगैर वो आपकी बॉडी में इंजेस्ट नहीं होती है। सिर्फ तो वो ग्रीन गर्म पानी में एक क्यूब डाली ब्लैक पेपर डाल के तो आप क्या बता है टाइम क्योंकि शो का जो खत्म हो गया है, मैं एक चीज मैं आपको बता दूं प्लीज कि कि फाइटोएस्ट्रोजन फिर ट्रीटमेंट नहीं है। अभी उन्होंने हड्डियों की बात की थी और हॉट फ्लैशेस जिस खातून को आ रहे होते हैं, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर कि उसको फॉलेज या उसको अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। ये फ्यूचर की इंडिकेशन है। और जो हड्डियां आपकी खराब हो रही होती हैं वो फ्यूचर की इंडिकेशन, फ्रोजन शोल्डर के 20-30 साल में आपका इश्यू। आपसे भी एक जुमला में लेना चाहूंगी, मैं कहूंगी कि पॉजिटिव आउटलुक रखिए, एक्सेप्ट कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज एक्सेप्टेंस चीजों को, उस प्रोसेस को बहुत आसान बना देती है, उससे डील करने में आपको बहुत हेल्प आउट करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। जिंदगी नहीं तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।